अभी ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है। तो जब भी इस तरह का वॉर का आता है ना, तो देखिए इंडिया ने तो बहुत वॉर्स लड़ी हैं दुनिया में जितनी कंट्रीज हैं। अगर आप यूएस को हटा दें तो मॉडर्न हिस्ट्री में इंडिया से ज़्यादा वॉर किसी ने नहीं लड़ा है। अगर प्रैक्टिकल वॉर्स की बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के संग और एक वॉर चाइना के संग, इतने वॉर्स तो इंडिया ने ऑफिशियली लड़े हैं। एंड मैं छोटे वॉर्स का काउंट ही नहीं कर रहा हूँ जो इंडिया ने पोर्टुगीज आर्मी के अगेंस्ट लड़ा था फॉर गोवा। ठीक है, एंड इस तरह के और छोटे मोटे बहुत सारे वॉर्स हैं जो इंडिया ने लड़े हैं। तो अगर आप यूएस को हटा दें जो जो हर जगह जाके जबरदस्ती कूद जाता है लड़ने के लिए, तो उससे सबसे ज्यादा वॉर्स किसी कंट्री ने लड़ा है ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड, वो इंडिया ने लड़ा। आप सुन के हंसेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। यस, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी है ना, एक तरफ है पाकिस्तान, दूसरी तरफ है चाइना। दोनों के दोनों का काम बस यही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, और दोनों के दोनों का एक ही लॉजिक है, क्या किसी को आगे मत बढ़ने दो। ठीक है, चाइना टू एन एक्सटेंट फिर भी बेटर है पाकिस्तान से, बट पाकिस्तान का तो पूरा जो उनका वो है ना एग्जिस्टेंस है, वो बस इसलिए है क्योंकि इंडिया एग्जिस्ट करता है और उनका काम है इंडिया को अपोज करना। एनीवे, इसमें पाकिस्तान की या चाइना की बुराई नहीं करते हैं। इसमें हम ये सोचते हैं कि जैसे 2022 में अचानक से वॉर चालू हो गया इसका, रशिया यूक्रेन का, महंगाई उसके बाद अचानक से भागने लग गई। फिर अभी यूएस और ईरान वाला हुआ, उसमें ये चीज प्रॉब्लम आ गई। अब आप नोटिस करोगे रशिया यूक्रेन वाला आज तक चले जा रहा है, कुछ ना कुछ रोज होते रह रहा है वहां पे। ईरान वाले में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज करके पूरा चोक कर दिया इनको। तो क्या इंडिया के पास भी ऐसा हिसाब किताब है कि हमारे जो दो सबसे बड़े दुश्मन हैं उनके अगेंस्ट हमारे पास भी ऐसी कोई स्ट्रेटजीज हैं, और क्या हम उनके अगेंस्ट स्टैंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्मी, इन टर्म्स ऑफ मसल पावर, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ऑल? तो वो एक बार मैं ना आपको आज कंपैरेटिव थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ऐसे ही नॉलेज के लिए सब जान के रखिए, क्योंकि काम आएगा ये सब चीज। अचानक से कोई चीज आपको रूमर में नहीं सुनाई देगी, सीधा आपको पता रहेगा कि हाँ इंडिया के पास क्या क्या कैपेबिलिटीज है। और मैं वो कैपेबिलिटीज की बात कर रहा हूँ जो पब्लिकली इंडिया ने खुद से डिस्क्लोज करके रखे हैं। जैसे ईरान ने भी क्या पब्लिकली डिस्क्लोज करके रखा था, लेकिन जब बात आई तो 4,000 किलोमीटर दूर तक उसने मिसाइल्स मारे हैं, वो तो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं था। तो यही चीज होती है कि बहुत सारी चीजें कंट्रीज पब्लिकली डिस्क्लोज करती हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रीज पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करती है। नहीं डिस्क्लोज करने का रीजन क्या होता है? क्या पता वो इन डेवलपमेंट हो, वो आर्मी को अभी नहीं दिया गया हो, हैंड ओवर नहीं किया गया हो, राइट? बट यस, ध्यान क्या रखना है अपने को? ध्यान अपने को ये रखना है कि जब भी इस तरह का सिनारियो होगा कंट्री के लिए, उस समय थोड़ा सा अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करने को रेडी हो जाइएगा। और गुड फेथ में मैं बोल रहा हूं, गलत वे में नहीं बोल रहा हूं। कि आप क्या थोड़ी बहुत जो भी सेविंग्स होगी कुछ अपने लिए रख के, बाकी आप जरूर गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करिएगा। क्योंकि ये सब चीजों जितने भी वॉर्स वेपन्स ये सब आपको जो दिखाई देते हैं ना, ये सब सिर्फ पैसे से आते हैं और कोई चीजों से नहीं आते हैं ना। एक बार चलिए, एक बार ऐसे ही गूगल जेमिनाई से मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने पूछा है, डिस्क्राइब करंट स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इन फॉर ए वॉर सिचुएशन। तो इसमें क्या लिखा है? एज ऑफ 2026 आर्म फोर्सेज रैंक थर्ड एंड फोर्थ इन मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ग्लोबली। तो इंडिया थर्ड और फोर्थ है मोस्ट पावरफुल मिलिट्री ग्लोबली में। फर्स्ट पे ऑब्वियस है कि यूएस है, सेकंड रशिया को कंसिडर किया जाता है। अगर आप चाइना को इंडिया से आगे मान लें, ठीक है, चाइना को अगर आप इंडिया से आगे मान लें, तो कभी कभी क्या होता है कि थर्ड लोग चाइना को कंसिडर कर लेते हैं, कभी कभी लोग इंडिया को थर्ड कंसिडर कर लेते हैं। बट ये मान के रखिए कि इंडिया रैंक्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज। नाउ अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो 1.2 टू 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स बताया जाता है, ठीक है। बट ये ध्यान रखिए कि सिर्फ ये आर्मी के नंबर्स हैं, बट जो सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, ये सब का तो हम काउंटिंग ही नहीं लेते हैं, वो अलग से है, ठीक है।
एंड टैंक्स और 4500 टैंक्स है। लेकिन देखिए चाइना के संग वॉर में तो टैंक्स काम आएंगे नहीं, काम आएंगे पाकिस्तान के संग वॉर्स में। लेकिन अब ये सब भी काम नहीं आएंगे। काम क्या आएगा? जो चाइना ने किया, सॉरी जो ईरान ने किया यूएस के संग, नेवी ब्लॉकेट। ठीक है, इंडिया के पास बहुत कुछ चीजें हैं ऑलरेडी, सबमरीन फ्लीट से 19 और बहुत सारी और ये कैपेबिलिटीज हैं। लेकिन अगर आप maps.google पे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, maps.google पे जाते हैं और इसको आप वो करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करोगे, इंडिया के बहुत हद तक आप समझिए कि यहां से यहां तक का ना हार्डली कोई डिस्टेंस है, 100-150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इंडिया के लिए पाकिस्तान को चोक करने का कोई वो चीज नहीं है। और पाकिस्तान का 90% फॉरेन ट्रेड्स इसी पोर्ट से होता है, कराची से 90%। तो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज यहां पे क्लोज कर दिया सिर्फ ईरान ने, तो कितनी दिक्कत हो गई। जबकि ईरान के पास इधर भी एक पोर्ट है, ठीक है, तो वो खुद के ऑयल्स यहां से भेज सकता है, यहां से भी भेज सकता है, छोटे पोर्ट्स हैं लेकिन भेज सकता है। ये जो है यहां पे भी फुजेरिया करके एक जगह है जहां से यूएई भी भेज सकता है अपने ऑयल्स, तो गल्फ ऑफ हॉर्मज बाईपास हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये भिखारियों के पास क्या है? कुछ नहीं। इनको चुक करना बहुत आसान है। अब इधर आइए आप चाइना का, ये एक रीजन है। चाइना का कैसा है ना कि उसका उसका 30-35% ट्रेड, जो सामान उससे सप्लाई वो करता है उसका तो ऑलमोस्ट 50% शेयर है, बट वो जो इंपोर्ट करता है उसका 10-12% शेयर। तो टेक्निकली 30 से 35% उसका जो खुद का ट्रेड्स है वो इसी रूट से निकलता है। ठीक है, अब इस रूट से जो निकलता है ना, इसमें ये बहुत बड़ा एक चोक पॉइंट बनता है जिसको मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। ये है मलक्का स्ट्रेट। एंड मलक्का स्ट्रेट का ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन जो है, जैसे वोल्फ ऑफ हॉर्मस क्या है, ऑलमोस्ट 25-30 किलोमीटर चौड़ा है। ये जो पॉइंट है ना, ये आप समझ रहे हैं कि ये चौड़ाई में और कम है। और ये जो बीच में एक छोटे से दो आइलैंड के स्पेस पड़ते हैं, इसी के बीच से सारे वो पास करते हैं शिप्स। ये क्योंकि यहीं पे हाई डेप्थ वाला वाटर है, यहां से जो पास करते हैं वो पूरा सिंगापुर के पास पड़ता है। और ये जो एरिया हो गया मलक्का स्ट्रेट, ये 3 से 4 किलोमीटर ही चौड़ा है। हाई डेप्थ वाटर, लो डेप्थ वाला समझ लीजिए कि आपका 7-8 किलोमीटर होगा। हाई डेप्थ वाटर 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के रेंज का ही है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये इधर से निकलता है इसको यहां से जाना पड़ता है, विच इज वेरी क्लोज टू इंडिया। और इंडिया किस चीज से क्लोज है? अंडमान से क्लोज है। अब आप अगर अब इसको जूम करोगे ना, तो आपको देखिए ये निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, इंडिया में जो लोग घूमने जाते हैं, अब यहाँ पे आप नोटिस करो कि ये पास करने का रूट ही यही है। अब जो लोग भी अंडमान निकोबार घूमने गए होंगे ना, उनको पता होगा कि घुमाते सिर्फ वो लोग यही अंडमान वाले रीजन में ही है, निकोबार कभी लेके ही नहीं जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेजर जो है ना, वो आर्मी एंड नेवी स्टैब्लिशमेंट ही है। एंड इंडियन नेवी बहुत बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे अपने आप को होल्ड करती है। इसीलिए चाइना बार बार कोशिश करता है कि यहाँ बांग्लादेश का एक जगह पे लेके अपना वो पोर्ट बना ले, ताकि इंडियन नेवी को थोड़ा टैकल कर पाए। अभी श्रीलंका में उसने कुछ करके रखा है इसी तरह का, ठीक है, कि हमको थोड़ा सा वो मिल जाए, लेवे मिल जाए। यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट उसने करके रखा है कि थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी में बेनिफिट मिल जाए। तो ये सब चीज़ें चाइना करते रहता है कंटिन्यूसली। मालदीव्स को भी उसने पैसा वैसा खिला के इसीलिए करके रखा है कि ठीक है, इंडियन नेवी हमको अगर डिस्टर्ब करेगी तो मेरी शिप्स वगैरह आसपास कम से कम रहें। उसने अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके रखी है। बट बात यह है कि इसीलिए चाइना भी इंडिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। और इसीलिए चाइना और इंडिया का एक पैक्ट भी है जिसमें ये लोग दोनों आपस में अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आया भी तो एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे, ऐसा इनका साइन किया हुआ है ट्रीटी। अब देखो, वॉर होगा तो कोई कहीं भी चला देगा, लेकिन
पाकिस्तान के संग तो हमारा रोज कुछ ना कुछ ही चलते रहता है। और यही एक रीजन है, मैं आपको बताऊं कि यही एक रीजन है कि लास्ट समझ लीजिए कि 5-6 साल में इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। इनफैक्ट अगर 2021 का डिफेंस इंडेक्स में किसी ने 1 लाख रुपए भी लगाए होते ना तो आज वो 9 लाख रुपए बन गए होते, इतना इंडेक्स वो बढ़ गया। यस, अभी डेफिनेटली मार्केट करेक्शन हुआ है तो स्टॉक्स थोड़े से सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखने जाए ना तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि यस, इंडिया में डिफेंस स्पेंडिंग वगैरह बहुत स्ट्रांगली बढ़ी है। और इसी के लिए ना एक अभी एक्सिस ने एक डिफेंस फंड लॉन्च करा है जिसका एनएफओ ओपन है और अभी 7 डेज और ओपन रहेगा। ठीक है, तो इस एनएफओ में चाहो तो आप इन्वेस्ट करने का देख सकते हो। 24 अप्रैल तक ओपन है। आपके जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कॉइन, ग्रो, सब पे ये मिल जाएगा। जहां पे भी आप अपना करते हो वो मिल जाएगा। बट अगर इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहो ना तो ये देखो कि लास्ट 1 साल में क्या रिटर्न चल रहा है। इंडिया में लास्ट कुछ सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट 30x इंक्रीज किया है। ठीक है, और ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग जो इतनी बड़ी है ना उसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि दुनिया में हर जगह वॉर वगैरह ही चल रहा है, राइट। इंडिया में डिफेंस सेक्टर के लिए क्या पॉजिटिव है कि 75% डिफेंस का कैसा है ना कि कैपिटल प्रोक्योरमेंट कर रहा है जो गवर्नमेंट, वो एम कर रहा है कि इंडिया से ही किया जाए। ठीक है, अभी कितना हम अचीव कर पा रहे हैं वो बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 75% हम सेल्फ डिपेंडेंट पे ही बने रहे। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली हमको बाहर से लेनी पड़ती है, लेकिन हम कोशिश करें कि इसी से हमें को मिले। प्लस एफडीआई कैसा है कि 74% अब अलाउ हो गया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, तो बाहर के प्लेयर्स भी आएंगे और प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस क्या है कि इंडिया कैसे कर रहा है, जैसे अभी देखा होगा आपने कि जो ईरान के संग वॉर हुआ था तो उसमें ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पे, ड्रोन्स के थ्रू ईरान ने बहुत डिस्टर्ब किया था पूरे मिडिल ईस्ट को, राइट। तो इंडिया का भी शेषनाग करके ड्रोन है और ड्रोन टेक्नोलॉजी पे इंडिया बहुत स्पेंड कर रहा है। फाइटर जेट्स वगैरह भी बना रहा है, तेजस वगैरह का आप लोगों ने सुना ही होगा, राइट। मिसाइल सिस्टम्स, नेवल एक्सपोर्ट, ये सब पे काम कर रहा है। तो अभी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसमें कर रही हैं, अपना इन्वेस्टिंग कर रही हैं। और उसी कारण क्या है ना कि इंडिया का डिफेंस का जो ग्रोथ है ना वो लास्ट 5-6 साल में तो बहुत स्ट्रांगली बढ़ा है। अभी भी हमें बहुत अचीव करना बाकी है क्योंकि अभी भी हम ग्लोबल इंपोर्टर ही हैं डिफेंस के। अभी हम ग्लोबल इंपोर्ट ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। लेकिन यस, हम बहुत हद तक ग्रोथ करे जा रहे हैं और प्लस इंडिया अब एक्सपोर्ट भी करने लगा है। जैसे लास्ट ईयर ही ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि FY24 में हम 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पाए थे। CAGR अच्छा चल ही रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा आपको एक ऑप्शन दे रहा है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिटेल्स वगैरह ना इस पूरे पेज में पूरा सब कुछ डिटेल डाला हुआ है। कोई अगर इंटरेस्टेड हो तो इस फंड को चेक कर सकता है, अच्छा फंड है। मैंने जैसा बताया ये आपके जितने भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है सब पे ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। लेकिन हाँ, अब आते हैं कि कैसा अगर अपने को देखना है कि आगे का इंडिया का डिफेंस का आउटलुक कैसा हो सकता है। तो देखिए, सिंपल सा अगर समझें तो अब दुनिया को ये समझ में आने लग गया है कि हिडन टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेंगी। इंडिया एक न्यूक्लियर केपेबल स्टेट है और हमारे पास न्यूक्लियर ट्रायड है जहां पे हम लैंड, वाटर एंड एयर तीनों जगह से हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं किसी भी ओपोनेंट पे। तो ये हमारे पास बेनिफिट है। लेकिन आपको ये पता है कि न्यूक्लियर वेपन कोई भी यूज करना नहीं चाहता है, दुनिया में कोई कंट्री नहीं करना चाहती है। डूम्सडे क्लॉक आप लोगों ने सुना ही होगा, वो रन ही इसलिए होता है कि न्यूक्लियर वॉर की दुनिया कितनी क्लोज आ चुकी है, राइट। तो ये चीज चल रही है। अब इसी तरह से धीरे धीरे ना ये समझ में आ रहा है कि खुद की टेक्नोलॉजीज पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने किया था पहले तेजस बनाने में। ठीक है, तेजस में कुछ डिफेक्ट्स होंगे बट उसको इम्प्रूव किया जाएगा। शेषनाग वाला जो ड्रोन कैपेबिलिटी है, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया टाइम टू टाइम किए जा रहा है और कर रहा है अच्छा उसमें। तो वो सब इंडिया करता रहे। प्लस एक चीज और करनी होगी जिससे इंडिया और फास्ट स्ट्रांग हो जाएगा, करप्शन। आपको करप्शन खत्म करना पड़ेगा इंडिया से। करप्शन खत्म हो गया ना तो जो पैसे हैं ना वो बहुत ज्यादा बच जाएंगे अच्छी अच्छी चीजों में लगाने के लिए।
तो वो आर्मी के लिए भी स्पेंडिंग के लिए बढ़ जाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग के लिए बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के लिए बढ़ जाएगा। बट करप्शन के कारण ही क्या हो रहा है ना कि सारे पैसे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ना चैलेंज है और बहुत बड़ा दिक्कत चल रहा है, जिसके कारण क्या है ना कि ग्रोथ वगैरह का पोटेंशियल थोड़ा सा रुक जाता है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिया प्रोबेबली वेरी सून विल बी ओनली द फोर्थ कंट्री जिसके पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि वो दुनिया में, इंडिया में बैठे बैठे किसी भी कोने में, मतलब यहां से यूएस भी मारना है तो मार सकता है। ऐसी कैपेबिलिटी इंडिया के पास बहुत जल्दी आने वाली है। और यही एक चीज है जो इंडिया को बाकी सबसे डिफरेंट बनाता है। इंडिया के पास सारी कैपेबिलिटी है बट इंडिया किसी को बुली कभी नहीं करता है, क्योंकि हम लोग क्या विश्वास करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि कुछ वॉर हो और ये सब हो, हम कभी भी ये सब नहीं चाहेंगे। मेन रीजन क्या है इसका, हमारी फिलॉसफी ये है कि जब तक हमको कोई एक थप्पड़ नहीं मारता है तब तक हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, ये भी है कि एक फिलॉसफी ये भी है कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ नहीं होना चाहिए, बट इंडिया ये भी मानता है कि थप्पड़ का जवाब मुक्का भी हो सकता है। तो अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर में ये देखने को मिला था कि पाकिस्तान ने इंडिया को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, उनके फाइटर जेट्स वगैरह आके थोड़ा बहुत यहाँ डिस्टर्ब करके गए थे। तो इंडिया ने क्या किया, उनके 11-12 रनवे एक संग उड़ा दिए थे एक ही रात में, एक ही ऑपरेशन में। जबकि इंडिया अभी फुल सैंक्शनड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पे वर्क भी नहीं करता है। इंडिया का टोटल जो सैंक्शन एयरक्राफ्ट का वो लिमिट है एंड स्क्वाड्रन का लिमिट है वो 42 स्क्वाड्रन का है। वो इंडिया अभी करेंटली ऑपरेशनल 31 ही रखा है और बढ़ाना है इंडिया को। तब भी पाकिस्तान को रुला के रख दिया था और वो अगले दिन भीख मांगने पहुंच गए थे यूएस के पास कि भाई वॉर रुकवा दो, वॉर रुकवा दो। और वहां से ट्रंप ने मोदी जी को चाप दिया तो ये भी सुन लिए चुपचाप। लेकिन अगर आप आर्मी पे छोड़ देते तो आर्मी सुनती? कभी नहीं सुनती, मारते रह जाती और खत्म करके इनको खत्म कर देती। तो एक बहुत पॉपुलर मूवी भी है कि आर्मी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। तो ये रियलिटी है कि आर्मी टेररिस्ट लोगों के संग नेगोशिएट नहीं करेगी। आर्मी आर्मी के संग नेगोशिएट कर सकती है बट टेररिस्ट के संग आर्मी कभी नेगोशिएट नहीं करेगी। ये इंडिया के डीएनए में ही नहीं है और यही चीज इंडिया को यूनिक बनाती है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंडिया अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ा रहा है एंड डिफेंस इज द ओनली सेक्टर जहां मैं मानता हूं कि करप्शन ना के बराबर होगा। नहीं तो इंडिया में तो क्या है कि एक नीचे रोड आपका 10 मीटर का ही बनना है ना, तो उसमें भी करप्शन इन्वॉल्व होता है। डिफेंस में टू एन एक्सटेंड नॉन करप्शन ना के बराबर है। सॉरी, नेता लोगों ने कोई चोरी वगैरह कर ली तो बात अलग है, लेकिन पब्लिक या फिर डिफेंस पर्सनल जनरली उतने करप्ट नहीं होते हैं जितना नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं। एंड प्लस आर्मी में मैक्सिमम लोगों का ना दिमाग बहुत सीधा होता है, मतलब सीधा इन द सेंस कि उनको गुस्सा जल्दी आता है और गुस्सा उन्हीं को जल्दी आता है जो अंदर से करप्ट नहीं होते हैं। अब जैसे मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि मैं अंदर से बहुत करप्ट हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक्सेस वाला एनएफओ का जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा एनएफओ अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्लस अभी मार्केट डिक्लाइन में है तो उसमें आप जितनी स्पेंड अगर आपकी एसआईपी अगर अच्छी हो गई उसमें, तो इन फ्यूचर आपको पता ही दुनिया और खराब होते ही जा रही है, तो डिफेंस स्पेंडिंग आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देते रहेंगी। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।